नमस्कार। 8 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि हो सकता है ये चुनाव समय से पहले हो जाए, लेकिन पहले बात आने वाले चुनाव की नहीं करेंगे, बीत चुके चुनावों की करेंगे, क्योंकि अतीत की नींव पर ही वर्तमान को खड़ा होना है और वहीं से पता चलेगा कि मौजूदा वक्त में कौन सी पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है। क्योंकि भाजपा और मोदी को लेकर जैसी लहर पिछले 2 चुनावों में दिखी, वैसी लहर अब है नहीं। कई राज्यों में बीजेपी हार चुकी है। वो कांग्रेस को लेकर जिन मुद्दों को पिछले 10 साल से उठाती आई है, वो मुद्दे भी जनता के जहन में अब धूमिल हो रहे हैं। ये सवाल पब्लिक के अंदर उठने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अडानी का मामला, महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो चीन और रशिया का मुद्दा कांग्रेस खत्म नहीं होने दे रही है। और इसी कसमसाहट में बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पा रही है। राज्यों के स्तर पर भी पार्टी में कई नेताओं के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पनपने लगी हैं। हालांकि यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में राजनीतिक टसल न सिर्फ दिल्ली से बढ़ा हुआ है, बल्कि राज्यों के भीतर भी है। वहीं बिहार जैसे राज्य में भाजपा अकेली पड़ गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के गिरते चुनावी ग्राफ की और विपक्षी एकजुटता की, और साथ में बात करेंगे 2024 की सियासी संभावनाओं की, क्योंकि इसके बाद ही आपको 2024 के इस पॉलिटिकल थ्रिलर की पूरी कहानी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी के गिरते चुनावी जनाधार की। साल 2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और दिल्ली में नगर निगम के। बीजेपी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बुरी तरीके से हार गई। 2023 की शुरुआत में ही नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हुए। बीजेपी यहां भी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म कर नहीं पाई। त्रिपुरा में सरकार बनी, लेकिन सीटें उसकी कम हो गई। इस बार मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा। मेघालय में भी यही स्थिति है। मेघालय में कोनार्ड संगमा की जिस पार्टी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी सभी पार्टियों पर पूरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ी थी, वहां पर बीजेपी की सीटें भी कम हो गईं और उसका वोट प्रतिशत भी गिर गया। हालांकि नागालैंड में भाजपा अपनी सहयोगी जो है उसकी एनडीपीपी, उसके सहारे कुछ बेहतर प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षा कर सकी। लेकिन इन तीनों ही राज्यों में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो यह संख्या मात्र 5 है। दूसरी तरफ इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हारी भी है, यह भी बात सच है। अब आते हैं कर्नाटक के चुनाव पर। करप्शन के मुद्दे पर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार बुरी तरीके से फंसी और कर्नाटक हार गई। कांग्रेस ने यहां सरकार बना चुकी है। इस हार के बाद से बीजेपी बैकफुट पर है। आरएसएस ने भी कर्नाटक चुनाव का विश्लेषण किया तो भाजपा को चेताया कि इस बार मोदी मैजिक काम नहीं करेगा। इसी वजह से बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति अब बदलनी शुरू कर दी है। इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में खुद आरएसएस ये कह रही है कि बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी। ये आरएसएस का इंटरनल सर्वे है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वसुंधरा को सीएम बनाने को लेकर दिल्ली दरबार में कोई फैसला अभी तक हो नहीं पाया है। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया तो बीजेपी राजस्थान से हाथ धो बैठेगी, इसमें भी कोई दो राय है नहीं, क्योंकि कांग्रेस गहलोत और पायलट का विवाद सुलझाकर पब्लिक को एकजुटता का मैसेज दे चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कई सर्वे ये कह चुके हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार वापस आएगी। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है और केसीआर की वापसी भी तय मानी जा रही है, क्योंकि वहां बीजेपी का कोई जनाधार है नहीं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के आने के संकेत हैं। वहीं हरियाणा में पहलवानों से यौन शोषण के मामले को लेकर फंसे भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह का मुद्दा बीजेपी को भारी नुकसान कर रहा है। इन सभी राज्यों में अगर लोकसभा की सीटों को जोड़ लिया जाए दोस्तों, तो ये संख्या 154 हो जाती है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का कॉम्बिनेशन अगर मिला लें तो बीजेपी की स्थिति और ज्यादा डामाडोल हो जाती है। अब आते हैं वर्तमान पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। 23 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की राजधानी पटना में एक बैठक है। बैठक में 15 विपक्षी दल पहुंचेंगे। इसमें कांग्रेस होगी, एनसीपी होगी, शिवसेना का उद्धव गुट रहेगा, समाजवादी पार्टी रहेगी, ममता बनर्जी शामिल होंगी, आम आदमी पार्टी भी पहुंचेगी। बाकी आरजेडी और जेडीयू तो हैं ही साथ में। ऐसे में कुल मिलाकर 15 दलों के एक साथ आने का यह दावा किया जा रहा है। अब इसी बात से बीजेपी सबसे ज्यादा घबराई हुई है दोस्तों, क्योंकि जिस फॉर्मूले पर विपक्ष की सहमति बनी है, जिस पर 23 तारीख को मुहर लगनी है, वो ये है कि एक एक सीट पर विपक्ष का सिर्फ एक ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। और इसके लिए जिस कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, वो भी झुकने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि विपक्ष की इस बैठक में केसीआर, पटनायक, बसपा, जगनमोहन रेड्डी और अकाली दल नहीं पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ये दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने सभी पुराने दोस्तों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें मोदी जी ने साफ कह दिया था कि अब आप लोग मिशन मोड में आ जाइए। मोदी ने पार्टी नेताओं से यह भी कहा था कि एनडीए में शामिल जितने भी सहयोगी दल हैं या जो रूठे हुए हैं, उनको भरोसा दिलाएं कि भाजपा अपने साथियों को पूरा मौका देती है। इससे पहले 23 अप्रैल को अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र में पार्टी की खस्ता हालत पर चर्चा हो रही थी। और इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की एक करीबी एमएलसी भी बैठे हुए थे। वो शाह से बोल पड़े कि सर, जो शिव सैनिक है ना, वो शिंदे की सेना में आ नहीं रहे हैं। इसके बाद अमित शाह ने यह कहा था कि आप बैठ जाइए, मोदी जी को सब कुछ पता है। दरअसल बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में उसे उद्धव की काट मिल नहीं रही है और यही स्थिति कमोबेश उसकी बिहार में है, क्योंकि बिहार में भी नीतीश कुमार की काट उसको मिल नहीं रही है। क्योंकि 2019 में बीजेपी गठबंधन ने जो 353 सीटें जीती थीं, उनमें से उसके सहयोगियों की 50 सीटें थीं। और दोस्तों, इसमें भी जेडीयू और शिवसेना ने अकेले 34 सीटें जीती थीं। यानी एक बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों ने जीता, जो अब बीजेपी के साथ नहीं बल्कि विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी अपनी संख्या को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ विपक्ष अपना चेहरा बनाने को लेकर मंथन कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। 2024 के इस पॉलिटिकल थ्रिलर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे भी बढ़ा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।